Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel, Mad Edu Chemistry, specially designed for chemistry, and I am Nandini, your online educator for the subject chemistry. Students, today we are going to discuss about class 12 second unit electrochemistry. In previous lecture we have covered the Nernst equation and conductance, and today's session we are going to cover the rest of this part of the conductance and the electrolysis. After that we'll cover the Coulter's law and the batteries. Okay. Before starting today's session, I have a quick recap on previous lecture. In previous lecture, we have covered the Nernst equation and the Gibbs energy relations. So basically हमने देखा कि ये एम एफ ऑफ अ सेल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल, इसका फॉर्मूला जो है E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, इसे हम डिफाइन कर सकते हैं. देन हमने देखा नर्न्स्ट इक्वेशन क्या है. नर्न्स्ट इक्वेशन बेसिकली नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है, जहाँ पर E इक्वल टू E0 माइनस RT बाई NF ln Q. Q जो है ना ये कोशेंट है, रिएक्शन कोशेंट है. F इक्वल टू फैराडेज कंस्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टेम्परेचर इन केल्विन, एंड R इक्वल टू गैस कंस्टेंट, एंड E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, and we are calculating the electrode potential in non-standard condition. Okay, after that the Nernst equation है ना for hub cell जो है ये, and for complete cell Nernst equation basically ये है. ठीक है. देन हमने देखा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर्म द Nernst इक्वेशन जो बेसिकली K है. ठीक है, इसको हमने डिफाइन करे थे, जो बेसिकली K इक्वल टू 10 to the power n Fe0 by 2.303 RT था. देन हमने कवर कर चुके हैं एग्जाम्पल्स ऑफ द Nernst इक्वेशन फॉर द Daniell सेल, देन एग्जाम्पल्स ऑफ गिब्स फ्री एनर्जीज एंड द EMF, द रिलेशन बिटवीन द गिब्स फ्री एनर्जी एंड द EMF. एज अगर डेल जी जो गिब्स फ्री एनर्जी अगर ये नेगेटिव में हो सो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, एंड डेल जी इक्वल टू अगर पॉजिटिव में हो सो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है. So all standard rate is del Z0 equal to minus NFE0 cell. Then हमने कुछ applications of the Nernst equation देखा है कि calculation of EMF under non-standard conditions को find out करने के लिए Nernst equation बहुत ही applicable है. उसके बाद determine the concentration of ions, calculation of equilibrium constant. After that we have seen the determination of the pH using the hydrogen electrode and consideration of the cell working. Then we have moved to the real life application. Actually ये जो Nernst equation है basically यूज होता है बैटरीज, फ्यूल सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेंस एंड कोर्स एंड स्टडीज में. देन उसके बाद कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखा. देन हमने कंडक्टर्स, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी को फॉलो किया. सो उससे रिलेटेड कुछ कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है ना, कंडक्टर क्या है बेसिकली कंडक्टर विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स, सेमीकंडक्टर विच मे और मे नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये 3 टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस जो रिलेटेड है ना, इससे मेजर टर्म जो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर है. उसके बाद हमने देखा कि कंडक्टर 2 टाइप्स है, मेटेलिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, जहाँ पर मेटेलिक कंडक्टर बेसिकली फ्लो करता है इलेक्ट्रिसिटी को थ्रू इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो क्रिस्टल लैटिस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, उसी से ही ये इलेक्ट्रिसिटी को मूव करता है. एंड हमने देखा उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स बेसिकली जो है ना इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं थ्रू इट्स आयन, और ये जो है ना मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है. देन हमने देखा है कि कंडक्टर्स बेसिकली मटेरियल्स और सब्सटेंसेस दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम. कंडक्टर्स बेसिकली इट इज द मेजर ऑफ ईज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू सॉल्यूशन और ए कंडक्टर. बेसिकली इसे हम कंडक्टेंस बोलते हैं, इसे हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं. देन हमने देखा है कंडक्टिविटी जो बेसिकली कप्पा यानी कि कैसे हम डिनोट करते हैं, इट इज अ ईज विथ विच द करंट फ्लोज थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो सॉल्यूशन है. ठीक है. सो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टिविटी. सो अभी R इक्वल टू रो जो है ना ये रो इंटू L बाई ए. सो L एक्चुअली क्या है, लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड्स यानी कि इलेक्ट्रोड्स की लेंथ, एंड जो एरिया है ना ये 2 इलेक्ट्रोड के बिटवीन जो एरिया है ना इसे हम ये से डिनोट करते हैं. एंड इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो रेजिस्टिविटी यानी कि डिफिकल्टीज. अगर कंडक्टर्स जो है ना वो अगर ईज को शो करता है, सो रेजिस्टेंस बेसिकली डिफिकल्टीज को शो करता है. ठीक है. सो उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे जी. एक्चुअली जी जो है ना ये कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस के रेसिप्रोकल ही है आर. सो इसका जो यूनिट है वो है ओम, इनवर्स और साइमंस. एंड कप्पा जो है कंडक्टिविटी ये एक्चुअली रेजिस्टिविटी जो है ना इससे ऑपोजिट है. सो जो बेसिकली है 1 बाई रो इज इक्वल टू है
कप्पा. सो इसका जो यूनिट है वो ओहम इनवर्स और सेमी इनवर्स. वी कैन कंसिडर द सेमी इनवर्स जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स इज इन वेरी स्मॉल. सो हियर हम यहाँ पर सेमी को ही कंसिडर करेंगे. ठीक है. So cell constant basically क्या है? L by A, the ratio of length of electrode and the area between the electrodes. वही cell constant है. So molar conductive cell constant क्योंकि कोई particular कोई electrolytes और कोई electrochemical batteries बोलो cell बोलो इसके लिए ना वो जो cell constant है ना वो same होता है. So इसीलिए इसे हम cell constant कहते हैं for a particular cell. देन हमने देखा है कि वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन. मोलर कंडक्टिविटी क्या है, वेरिएशन क्या है इसका, ये भी हमने देखा. देन जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसका यूजेस देखा. एंड देन हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि कैसे ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूजफुल है इसको हमने देखा. ठीक है. एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा रिड्यूसिंग एलिमेंट है एंड कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट है, कौन ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल को शो करता है एंड कौन सा एलिमेंट लेस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को शो करता है. ठीक है. सो इससे हम इसका जो केमिकल एबिलिटीज है रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. सो बेसिकली IUPAC के अकॉर्डिंग हमें ना नेगेटिव जो रिडक्शन पोटेंशियल उसी को ही कंसीडर करना है क्योंकि ऑक्सीडेशन जो स्टेट आता है वो बेसिकली पॉजिटिव में आता है. सो एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए हम बस नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल जो है ना उसी को कंसीडर करेंगे. उसके बाद हमने कुछ टर्म्स जैसे सारे चीज देखे जो ऑलरेडी अभी हम कवर कर चुके हैं. सो हमने देखा कि टाइप ऑफ कंडक्टेंस बेसिकली टू टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो कि मेटल है एंड आयोनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक. सो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस यानी कि सोल्यूशन वो फ्लो ऑफ आयन से करता है. एंड डिपेंडिंग ऑन इट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किस टाइप की है, साइज ऑफ सॉल्वेशन ऑफ आयंस, जो सॉल्वेशन आयन है उसका साइज के ऊपर डिपेंडेड है. सॉल्वेंट विस्कोसिटी अगर वो ज्यादा विस्कस सोल्यूशन है सो जो मूवमेंट है वो उसमें इफेक्ट आएगा. टेम्परेचर ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. उसके बाद आता है कंसेंट्रेशन. ठीक है. द मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी किससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कंडक्टिविटी टू प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक. सेल कंस्टेंट जो G स्टार है इसे हम L by A से डिनोट कर सकते हैं. एंड फॉर्मूला जो K का है ना ये डेल G डिवाइडेड बाय R. सो कैलिब्रेशन जो है ये यूजिंग द स्टैंडर्ड KCl सॉल्यूशन मॉडर्न कंडक्टिविटी मीटर्स यूज्ड. ओके. उसके बाद हमने देखा है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो बेसिकली K से नोट किया जाता है यानी इसका एक्चुअली है ना कंडक्टिविटी ऑफ यूनिट क्यूब सोल्यूशन. क्यूब सोल्यूशन मतलब वॉल्यूम के हिसाब से. ठीक है. सो एक इसमें कितना कंडक्टिविटी है एक क्यूब ऑफ सोल्यूशन यानी कि इसका जो हाइट मतलब तीनों साइड से ये A एंड ये होता सो ये क्यूब होता है. ठीक है. सो ये कंडक्टिविटी ऑफ ए क्यूब, कंडक्टिविटी ऑफ यूनिट क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन. एंड उसके बाद इसका जो यूनिट है ना वो सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स और सीमेन मीटर इनवर्स. क्योंकि ये जो रिएक्शंस करवा रहे हैं हम लैब में करवा रहे हैं सो इस यहाँ पर हम सेंटीमीटर को कंसिडर करें. अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे करना है सो मीटर को कंसिडर करेंगे. डिक्रीजेस विद डायल्यूशन, डायल्यूशन से इम्पैक्ट पड़ता है. क्यूब कैसे देखो एक क्यूब. ठीक है. इस क्यूब में अगर कंसेंट्रेशन ज्यादा इंक्रीज है सो जो आयंस इसका इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर रहा था ना सो मान लो कि नॉर्मल कंडीशन पर यहाँ पर 5 आयंस प्रेजेंट है. बट अगर आप इसको डायल्यूट कर दोगे सो ये जो मॉलिक्यूल्स है ना ये ज्यादा मूवमेंट करने के लिए स्पेस मिल जाता है इसको. सो ये जो अभी जो इसका मॉलिक्यूल्स है ना मान लो कि 2 है. सो जो क्यूब मतलब एक स्पेसिफिक एक अमाउंट स्पेस में ना 2 ही आयंस इसको इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं. सो जो डिक्रीज होना है ना आयन का वो डिक्रीज हो जाता है. सो डिक्रीजेस विद डायलेशन. देन हमने देखा मोलर कंडक्टिविटी बेसिकली कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट. ये है इसका डेफिनेशन. फॉर्मूला था क्या इसका लैम्डा m इज इक्वल टू Kc जहां पर C इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन इन मोल पर मीटर क्यूब. एंड इसका जो यूनिट है ना वो सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एंड सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है. इंक्रीजेस विद डायल्यूशन ड्यू टू इंक्रीज वॉल्यूम पर मोल क्योंकि इसका मोल के ऊपर डिपेंडेड है. सो अगर आप डायल्यूशन करते हो सो उसका जो कंडक्टिविटी है ना वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है. फिर उसके बाद हमने देखा वेरिएशन विद कंसेंट्रेशन. कंसेंट्रेशन से कैसे इसका इम्पैक्ट है ना वो देख लेते हैं. जैसे कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K डिक्रीज विद डायल्यूशन फ्यूअर साइन पर यूनिट वॉल्यूम. सो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं. एंड उसके बाद हमने देखा मोलर कंडक्टिविटी जो लैम्डा में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डेल M जो है ना इंक्रीजेस स्लाइटली. फ्लो ऑफ डेल M इज इक्वल टू ये जो टर्म है ना
डेल एम जीरो माइनस ए सी हाफ, है ना, यही एक्चुअली मोलर कंडक्टिविटी है। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इंक्रीज शार्पली ड्यू टू इंक्रीज आयोनाइजेशन, क्योंकि जो आयोनाइजेशन है ना वो नॉर्मली कंसंट्रेट जो कंडीशन है ना इसमें ये थोड़ा ही ज्यादा मात्रा में ये आयोनाइज हो सकते हैं। अगर इसको डायल्यूट ज्यादा करते हो ना, सो जो आयोनाइजेशन है ना ये थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से जो कंडक्टिविटी है ना ये भी इंक्रीज हो जाता है। सो एट इनफाइनाइट डायलेशन जो है ना मोलर कंडक्टिविटी, ये मोलर कंडक्टिविटी लिमिट इन कंडक्टिविटी जो है ना इससे इंक्रीज होता है, एफिलिएटेड है, ठीक है। सो इसके बाद आते हैं कोलरास लॉ। एक्चुअली कोलरास लॉ बेसिकली क्या है, स्टेटमेंट है इसका, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज सम ऑफ द कंट्रीब्यूशंस ऑफ ऑल इंडिविजुअल आयंस। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaCl है ना, सो NaCl अगर डिसोसिएट करता है सो ये नो प्लस एंड Cl माइनस में उठता है, ठीक है। सो इसका जो कंडक्टिविटी है ना, सो अगर NaCl है, ठीक है, सो ये डिसोसिएट करने के बाद डेल Na प्लस NaCl माइनस, यानी कि नंबर्स ऑफ आयन जितना ज़्यादा है इसके ऊपर डिपेंडेड है, ठीक है। सो अगर आप मान लो कि MgCl2 है, ठीक है, सो ये डिसोसिएट होता है तो Mg2 प्लस एंड 2Cl माइनस में, ठीक है। सो यहाँ पर ना अगर आपको इसको जो कोलरास लॉ अकॉर्डिंग जो है ना, सो इसमें आपको कन्वर्ट करना है, सो आपको क्या करना है कि देखो डेल एम है, सॉरी लैम्डा एम MgCl2, सो ये डिसोसिएट होने के बाद Mg2 प्लस एंड यहाँ पर 2Cl के नेटेड है, सो इस वजह से ना यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा MCl माइनस, ठीक है। सो मतलब क्या है ना कि नंबर ऑफ जो आयंस है इसके ऊपर डिपेंडेड है। सो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द कोलरास लॉ जो कंसेंट्रेशन है, कंसेंट्रेशन अगर ये डिक्रीज हो जाता है, सो जो डायल्यूशन है ना, सो डायल्यूशन इंक्रीज हो जाता है। कंसेंट्रेशन डिक्रीजेस मतलब डायल्यूशन इंक्रीजेस एंड द कंडक्टेंस जो है ना, कंडक्टेंस वो इंक्रीज हो जाते हैं एंड इससे जो कंडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाता है एंड इससे मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाता है। कंडक्टिविटी इज ऑल्सो इंक्रीजेस। सो ये जो रिलेशन है ना इसको आपको याद रखना है। अगर कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है सो डायल्यूशन इंक्रीज हो रहा है एंड डायल्यूशन अगर इंक्रीज हो रहा है सो कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है। इस वजह से जो कंडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होता है एंड मोलर कंडक्टिविटी ये इंक्रीज होता है। बेसिकली अगर आप इसको इनफाइनाइट डायल्यूशन करवाते हो, ठीक है, सो इसका कंडक्टिविटी जो है ना वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। सो इसे ही ना ये जो ये है इसे हम बोलते हैं मोलर लिमिटिंग कंडक्टिविटी। सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ये टर्म इसे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। सो ये बेसिकली क्या है, जो लैम्डा इनफाइनाइट एम है ना ये बेसिकली मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। इससे हम एक अनदर ग्राफ जो है ना, जैसे डेल लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस ये रूट ओवर सी, ठीक है। यहाँ पर जो लैम्डा एम है ना ये बेसिकली मोलर कंडक्टिविटी है। सो लैम्डा एम इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एंड infinite is equal to molar conductivity at infinite dilution and A is equal to viscosity constant
एंड C इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन। ठीक है, सो इससे ना हम सिमिलर बोल सकते हैं कि y इक्वल टू mx प्लस c इसके अकॉर्डिंग है। जैसे अगर हम यहाँ पर टू ग्राफ्स अगर ड्रॉ करें, सो फर्स्ट वाला ग्राफ अगर बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हो, ठीक है, सो ये बेसिकली ना क्या होता है कि स्टीप होता है इस टाइप से। सो इसका जो स्लोप है वो स्लोप, ये जो माइनस है ना, ये इसका स्लोप है। सो अगर हम y एक्सिस पर लैम्डा m को प्लॉट करें एंड डेल, सो ये बेसिकली इस टाइप के एक ग्राफ आ जाता है। एंड अगर इसको हम ना कहीं बैक साइड पर या इस साइड पर करते हैं, सो देखो कि इसका जो डायलेशन है एंड मोलर कंडक्टिविटी ये इस टाइप से फॉलो अप होता है। सो ये लैम्डा 0m पर पहुंचेगा। सो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका जो स्लोप है वो माइनस ये। एंड अगर ये जो ग्राफ है ना, ये फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट देन एंड एक्स एक्सिस पर अगर c रूट ओवर c एंड y एक्सिस पर अगर हम लैम्डा m की प्लॉटिंग करवाए, देन इसका जो ग्राफ आता है ना वो इस टाइप से आता है। ठीक है, सो ये था टू ग्राफ्स। सो इससे हम फाइंड आउट कोल्ड-ड्रास लॉ। कोल्ड-ड्रास लॉ बेसिकली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज अ सम ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल आयंस, यानी कि इंडिविजुअल आयंस NaCl जो है ना, ये तो उसका NaCl के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। सो इंडिविजुअली अगर Na प्लस के आयंस कितना ज़्यादा है एंड कितना लेस है, Cl की कंसेंट्रेशन कितना ज़्यादा है एंड लेस है, इसके ऊपर डिपेंड करता है इंडिविजुअली कि मोलर जो मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है फॉर जो टोटल होलसम जो इलेक्ट्रोलाइट है ना उसके ऊपर। ठीक है, मतलब NaCl इसका अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी del 0 m है, सो ये इंडिविजुअली डिपेंड करता है del 0 Na प्लस आयन एंड del C0 फॉर Cl माइनस आयन। ठीक है, तो इसका जो सम आएगा यानी कि समेशन आएगा इसी का टोटल ही हो जाता है ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर टोटल होलसम जो क्रिस्टल है या फिर एलिमेंट है, एटम में कुछ भी हो, सो इसके ऊपर डिपेंडेड है। ठीक है, सो ये कोल्ड-ड्रास लॉ है। अभी इसका जो एप्लीकेशन है ना, ये एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। एक्चुअली ये हेल्पफुल है कैलकुलेशन ऑफ del m0 फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। लाइक इसका जो फॉर्मूला है ना, ये 0m इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू del m कैटायन प्लस del m एनायन। ठीक है, सो इसके ऊपर डिपेंडेड है। फर्स्ट, सेकेंड, डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इससे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेसिकली के लिए हम अल्फा से डिनोट करते हैं। सो लैम्डा m डिवाइडेड बाय लैम्डा इनफाइनाइट m। सो ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कंस्टेंट यानी कि Kc को फाइंड आउट कर सकते हैं। Kc बेसिकली फॉर्मूला क्या है इसका, Kc का फॉर्मूला है, राइट डाउन करते हैं यहाँ पर वेट, Kc इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, जहाँ पर C इक्वल टू मोलारिटी कंस्टेंट, मोलारिटी कंसेंट्रेशन। सो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिसोसिएशन कंस्टेंट। देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द कैलकुलेटिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, यानी कि जो प्रॉपरली सॉल्युबल नहीं होता है इसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली डेफिनेशन है इसका, डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वी यूजेस एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज। एग्जांपल्स इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuSO4 विद Cu इलेक्ट्रोड्स। कैथोड का जो रिएक्शन है वो Cu2 प्लस, यानी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज यानी कि लेने से ये Cu में कन्वर्ट हो चुके, सो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है +2 से 0 में। एंड एनोडिक जो रिएक्शन है वो है +0 से +2 में, सो ये एनोडिक रिएक्शन।
देन हमने देखेंगे कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के फैराडे जो सर फैराडे ना इन्होंने टू लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस दिया। जो फर्स्ट लॉ है ना इसका, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, इसका जो वैल्यूएशन है वो देखिए। सो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ में फर्स्ट जो लॉ है ना वो है द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन which occurs at any electrode during electrolysis by a current is proportional to the quantity of the electricity passed through the electrolyte. Solution or molten. So the amount of chemical reaction which occurs at any electrode during the electrolysis by a current is proportional to the quantity of electricity passed through दो बार हो गया, through the electrolyte, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू अगर कोई भी रिएक्शन होता है सो बेसिकली सॉल्यूशन होता है या फिर मॉल्टन फेज पर होता है, राइट। सो अगर इसका हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखें, सो बेसिकली फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है क्यू से, जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। सो क्यू इज इक्वल टू आई टी, यानी कि करंट इनटू टाइम। सो टी इक्वल टू टाइम इन सेकेंड and Ti इक्वल टू करंट, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, IT। सो इस प्रोपोर्शनलिटी जो टर्म है ना, इसको रिमूव करने से ना यहाँ पर एक कंस्टेंट आ जाता है, जो बेसिकली कांस्टेंट क्या है, इक्वल टू ZIT। ये Z जो है ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब ये जो Z है किससे, इसका जो फॉर्मूला है Z क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का, ये Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय F फैराडेज कांस्टेंट है, ठीक है। सो हम यहाँ पे फाइनली राइट डाउन कर सकते हैं कि M इज इक्वल टू, एंड ये जो इक्विवेलेंट वेट है ना, इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे हम, इक्विवेलेंट वेट इजीली कैलकुलेटेड बाय द मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। सो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय n। n जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, ठीक है। सो इन सारे इक्वेशंस को कंबाइन करने के बाद वी कैन इजीली राइट डाउन दिस m इक्वल टू मोलर मास इंटू I, यानी कि करंट इंटू T डिवाइडेड बाय n, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इंटू F, जो कि फैराडेज कांस्टेंट है। सो फर्स्ट लॉ जो है वो ये है। सो मास इज इक्वल टू मोलर मास इंटू I इंटू T डिवाइडेड बाय n इंटू F, ठीक है।
And second law of Faraday's constant. So the amount of different substance liberated by the same quantity of electricity passed through the electrolytic solution are proportional to their chemical equivalent weights. ठीक है, सो ये है सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज कंस्टेंट, जहां पर बोला गया है कि द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स. सो यहाँ पर अगर हम सीरीज करंट को फ्लो करवाएं तो सीरीज करंट में ना क्या है कि इक्वल अमाउंट ऑफ करंट पास, राइट. सो इसीलिए ना हम इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेस पर राइट डाउन कर सकते हैं कि यहाँ पर मास जो है ना वो सेम है, इलेक्ट्रिसिटी सेम है. सो M1 इज इक्वल टू Z1 Q एंड M2 फॉर Z2 Q यानी कि करंट. सो ये सेम है. सो Q इक्वल टू IT. सो अगर इसको वेरिएबल है ना, बेसिकली देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या है फिर Z. प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट है ना वो तो बेसिकली Q हो रहा है ना. सो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है Z तो वेरिएबल है बट Q कांस्टेंट है. सो M1 वेरीज अस Q, M2 Z1 एंड M2 वेरीज अस Z2. सो बेसिकली Z जो है ये डायरेक्टली इक्विवेलेंट बाय F इसके बराबर है. सो हम यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं. फैराडे एक्चुअली कांस्टेंट है. सो ये डायरेक्टली देखो वेरिएबल हो रहा है बस इक्विवेलेंट की वजह से. सो इक्विवेलेंसी वेट जो है ना वो M1 by M2 इज इक्वल टू E1 by E2, यही है ना. सो ये है सेकेंड जो लॉ ऑफ फैराडेज कांस्टेंट. सो इस वजह से ना हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. सो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग है. सो फर्स्ट लॉ, मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड is directly proportional to the quantity of electricity passed, तो W equal to ZIT है वही. and second law for some change for same charge, मतलब जो Q है ना वो सिमिलर है, ठीक है. सो मास डिपोजिटेड इक्विवेलेंट टू द वेट्स, इक्विवेलेंट मास M वेरिजेस E. सो M1 डिवाइडेड बाय M2 इज इक्वल टू E1 by E2. वही तो हमने यहाँ पर राइट डाउन करे है ना. so, किस तरीके से वेरी कर रहा है ये भी हमने यहाँ पर देखा. सो आगे लेक्चर में फॉरवर्ड करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस. सो इलेक्ट्रोफाइंग ऑफ मेटल्स जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्शन. सो ये है इलेक्ट्रोलाइसिस का मेजर एप्लीकेशन. इसका जो क्विक समरी है वो देखो, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी डिस्क्राइब्स द आयनिक मोबिलिटी. आयनिक मोबिलिटी को हमने यहाँ से डिस्क्राइब कर सकते हैं. कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन एंड मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस. ओके, कोल्डर्स लॉ एक्सप्लेन्स आयन कंट्रीब्यूशन, किस तरीके से आयन कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे NaCl के लिए हमने देखा. इलेक्ट्रोलाइसिस वो भी फैराडेज लॉ, हाँ इलेक्ट्रोलाइसिस फैराडेज लॉ को वो भी करते हैं. जैसे हमने यहाँ पर दो लॉज है ना, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, वो भी चेक किया हमने यहाँ पर. अभी
इसके बाद हमने देखा इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट एंड रिफाइनिंग, प्लेटिंग एंड केमिकल प्रोडक्शन के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल जो रिएक्शंस है ये इंपॉर्टेंट है. सो डायग्राम्स एंड ग्राफ्स यहाँ पर बस कंडक्टिविटी, सेल सेटअप एंड लैम्डा एम वर्सेस रूट सी ग्राफ ये देखा. उसके बाद इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव. सो दिस टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस है ना आप सॉल्व करते रहो. देखो अभी हम बैटरीज को देखेंगे. बैटरीज बेसिकली टू टाइप्स का होता है, एक प्राइमरी सेल एंड होता है सेकेंडरी सेल. प्राइमरी सेल बैटरी बेसिकली प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल. सेकेंड प्राइमरी सेल क्या है कि सेल दैट कैन नॉट बी रिचार्ज. सेकेंडरी सेल ओके. सो प्राइमरी सेल बेसिकली क्या है, ये है दैट कैन नॉट बी रिचार्ज, मतलब रिएक्शन ऑकर्स ओनली वंस एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन. ओके. एंड ये जो ड्राई सेल है ना यानी लंच सेल, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ प्राइमरी सेल का एक एग्जांपल्स है. सो इसका जो एनोडिक रिएक्शन है, कैथोडिक रिएक्शन है, वो देख सकते हो कि Zn से Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है एंड कैथोडिक रिएक्शन जो है ना MnO2 से Mn2O3 इसमें ट्रांसफर हो रहा है, यानी NH4 जो है ना NH3 में कन्वर्सन हो रहा है. सो कैथोडिक रिएक्शन है, एनोडिक रिएक्शन है. सो ये बेसिकली पाया जाता है टॉर्चेस, टॉयज एंड द रेडियोस में. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल है लंच सेल के लिए. उसके बाद हमने देखेंगे यहाँ पर कुछ अनदर रिएक्शंस जो है. मर्क्यूरी सेल होता है एक. मर्क्यूरी सेल में क्या है ना कि एनोडिक जो रिएक्शन है ना वो जिंक अमालगम से होता है. ठीक है. अभी यहाँ पर गैल्वेनिक सेल यानी कि वोल्टाइक सेल है जो बेसिकली कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एग्जांपल इसका डैनियल सेल जहाँ पर एनोड में जिंक इलेक्ट्रोड ZnSO4 सॉल्यूशन को सॉल्व करता है एंड कैथोड में कॉपर जो है ना कॉपर इलेक्ट्रोड बेसिकली कॉपर सॉल्यूशन में ये रिएक्शन होता है. सो सॉल्वेज इसको मेंटेन करता है एंड इसका जो ओवरऑल रिएक्शन है वो ZnCu2 प्लस से जिंक 2 प्लस एंड Cu में कन्वर्ट होता है. सो यहाँ पर Zn से 2 प्लस ये होता है ऑक्सीडेशन एंड ये होता है रिडक्शन. ठीक है. उसके बाद लेड एक्यूमुलेटर, लेड एसिड बैटरी जो सेकेंडरी यानी कि रिचार्जेबल सेल है एंड ये इसका ओवरऑल रिएक्शन. अगर आप इसका एनोडिक रिएक्शन देखोगे सो एनोड रिएक्शन, इसका एनोड रिएक्शन है PbS प्लस SO4 2 माइनस एक्वस एंड ये कन्वर्ट होता है PbSO4 एंड 2 इलेक्ट्रॉन की डोनेशन. ठीक है. सो इसका एनोडिक रिएक्शन एंड कैथोडिक रिएक्शन. कैथोडिक रिएक्शन देखो PbO2S प्लस SO4 2 माइनस एक्वस. सो रिएक्ट करने के बाद 4 ईच प्लस आयन एंड 2 इलेक्ट्रॉन. देन फर्दर रिएक्ट करने के बाद PbSO4 S प्लस 2H2O फॉर्मेट करते हैं. सो ये इसका कैथोडिक रिएक्शन एंड ये जो रिएक्शन है इसका ओवरऑल रिएक्शन है ड्यूरिंग डिस्चार्ज एंड ड्यूरिंग चार्जिंग द रिएक्शन इज रिवर्स्ड. ये जो रिएक्शन है ना ये रिवर्सेबल हो जाता है यानी कि साइड से इस टाइप एंड यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स. इन्वर्टर्स में जो एंड जो ई रिक्शास वगैरह है ना सो उसमें यही लेड एक्यूमुलेटर यानी कि लेड एसिड बैटरी को ही यूज किया जाता है. सो ये उसका स्ट्रक्चर देखो आप यहाँ पर जैसे ये है इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड ये है इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड एंड ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है एनोड. सो एंड इसका ओवरऑल रिएक्शन है ये ड्यूरिंग डिस्चार्ज कैथोड एनोड. इसका देखो यहाँ पर इन बिटवीन जो है ना यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स रहता है, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंस है यहाँ पर. सो इस तरीके से ये लेड एसिड बैटरी वर्क करता है. देन आता है फ्यूल सेल जो H2O2 सेल है. बेसिकली ये करते हैं कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू द फ्यूल इनटू द इलेक्ट्रिसिटी. galvanic cell that converts energy of combustion of fuels directly into electrical energy. Okay, so basically used to generate electricity in vehicles, used in aviation, can provide a backup power for the utility in power plants. Then ये इसका usage है.
So unique type of electrochemical device that continuously converts electrical energy as long as fuel and oxidant are supplied. So ये इसका एनोडिक रिएक्शन एंड ये इसका कैथोडिक रिएक्शन एंड ये ओवरऑल रिएक्शन है, ठीक है. सो कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड यूज इन स्पेसक्राफ्ट, ठीक है. सो फ्यूल सेल का ये यूजेज. एंड देन हम देखेंगे कोरेशन. कोरेशन मतलब कोरेशन बेसिकली टू टाइप्स के होता है, एक ड्राई एंड एक तो वेट. एक होता है ड्राई कोरेशन, एक होता है ड्राई कोरेशन एंड एक होता है वेट कोरेशन. ये ड्राई कोरेशन बेसिकली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बेसिकली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से होता है. जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज में होता है. सो केमिकल इंडस्ट्रीज, कोई भी इंडस्ट्रीज में क्या है ना कि वहाँ पर ना बहुत सारे गैस एक्सक्रीट होता है एंड ये जो गैस है ना वहीं पर ही प्रेजेंट होता है. सो इस वजह से बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस होने की वजह से ना वहाँ पर ड्राई कोरेशन होता है. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एंड ये जो वेट कोरेशन है, ये वेट कोरेशन इलेक्ट्रोकेमिकल कोरेशन है. इलेक्ट्रोकेमिकल कोरेशन, ठीक है. सो यहाँ पर रास्टिंग ऑफ आयरन, जो बेसिकली ये इलेक्ट्रोकेमिकल कोरेशन ही है. सो यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होता है, रास्टिंग ऑफ आयरन, रास्टिंग ऑफ आयरन, देखो ये एक ये फील यानी कि आयरन रॉड है एंड यहाँ पर मानो कि एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है. बारिश की वजह से हो सकता है, कोई भी मॉइस्चर की वजह से हो सकता है, तो मान लो कि ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है. सो यहाँ पर जो रिएक्शंस होता है ना वो बेसिकली क्या है कि CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है एंड ये O2 के साथ डिजोल्व होता है. देन ये डिजोल्व होने के बाद वाटर के साथ रिएक्ट करता है. ये जो CO2 बना है ना, CO2 प्लस H2O, ये रिएक्ट करने के बाद फॉर्मेशन करता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड एंड ये 2H प्लस एंड CO2 माइनस, ठीक है. सो ये जो H2 है ना ये फार्दर ऑटो डिसोसिएट करने के बाद H2O H प्लस एंड वो H माइनस में कन्वर्ट होता है. एंड ये जो CO2 है ना, ये CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद H2CO3 करता है एंड ये फर्दर डिसोसिएट करने के बाद 2H प्लस एंड CO2 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है. सो यहाँ पर H प्लस भी है, OH माइनस भी है, ठीक है. एंड ये जो यहाँ पर Fe है ना, Fe, ये तो Fe है, ठीक है. सो ये जो O2 है, ये O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2H2 प्रोवाइड करता है. एंड ये जो Fe जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पैड है ना, सो ये Fe प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्सीडाइज होने के बाद ये 4H प्लस एंड 2Fe 2 प्लस, यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंजेस हो रहा है, प्लस 2 पर चला गया 0 से एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 प्रोवाइड करता है. सो यहाँ पर जो चेंज इन इलेक्ट्रॉन है ना, चेंज इन इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. सो इस वजह से आप यहाँ पर मैं फर्दर रिएक्शंस करवाती हूँ. सो 4Fe 2 प्लस O2 प्लस H2O ये फर्दर रिएक्ट करने के बाद Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, फेरिक ऑक्साइड एंड 8H प्लस. अभी ये जो Fe2O3 है ना, ये H प्लस जाकर फार्दर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ एंड फॉर्मेशन करेगा H2O. सो यहाँ पर ये रास्टिंग ऑफ आयरन बेसिकली ये Fe जो है ना ये यहाँ पर पहुंच जा रहा है एंड यहाँ से ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद Fe2O3 की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है. सो इस वजह से ना ये Fe कोरोशन हो रहा है एंड इसका जो कोटिंग है ना ये रिएक्ट होने के बाद ये यहाँ से रिमूव हो जाता है एंड जो फार्दर H2 की फॉर्मेशन हो रहा है एंड ये और ज्यादा ऑक्सीडाइज करने के बाद Fe का रास्ट करवा रहे हैं. सो
यहाँ पर Fe2O3XH2O, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन हो रहा है। सो इस वजह से रस्टिंग ऑफ आयरन कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलता है। Fe जो है ना यहाँ पर ये एनोड है, ठीक है। सो ये एनोड की तरफ बिहेव करते हुए एनोड की हमेशा जो होता है ना कोरोशन होता है। सो एनोडिक कोरोशन है यहाँ पर। सो इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोशन, जिसका एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। इट इज अ ग्रेजुअल डिटोरिएशन ऑफ मेटल ड्यू टू द केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। एनोडिक रिएक्शन है यहाँ पर Fe2 प्लस एंड 2 माइनस इलेक्ट्रॉन्स। सो माइनस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 2। सो कैथोडिक रिएक्शन है O2 प्लस 4H प्लस एंड 4 से यहाँ पर H2 की फॉर्मेशन। एंड प्रिवेंटिव मेथड्स है यहाँ पर पेंटिंग, कोटिंग, गैल्वेनाइजेशन, कैथोडिक प्रोटेक्शन। अभी कोई भी रस्टिंग है ना मेटल की जो अवेलेबिलिटी है, इसको ठीक ठाक यूज करने के से ना यहाँ पर हम कोटिंग करवाते हैं, जैसे गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद मतलब जो लेस रिएक्टिव है ना, मतलब उसी को ही हम प्रोटेक्ट करवा देते हैं। जैसे आयरन ना, आयरन को अगर हम निकेल से कोट करवा दे। गैल्वेनाइजेशन जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मोर नेगेटिव पोटेंशियल, यानी कि जो मोर नेगेटिव पोटेंशियल को कैरी करता है ना, उससे अगर हम कोई जैसे उससे नीचे वाले जो पोटेंशियल एनर्जी को लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे की तरफ है ना, उससे अगर कोई हाई जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर के साइड के जो मेटल्स है ना, उससे अगर कोट करवा दे, सो क्या है ना कि वो मोर नेगेटिव पोटेंशियल को कैरी कर रहा है। सो इस वजह से ना वो ही जैसे जिंक, ठीक है। सो जिंक के साथ अगर हम आयरन की कोटिंग करवा दे, जैसे आयरन की रास्टिंग हो रही है, सो आयरन को अगर हम जिंक से कोटिंग करवा दे, सो इसे हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकली एक्टिव, यानी कि मोर नेगेटिव पोटेंशियल देन आयरन, मीनिंग इट सिट्स हायर ऑन गैल्वेनिक सीरीज। दिस सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कॉजेस द जिंक टू कोरोड इंस्टेड ऑफ द आयरन। सो बेसिकली यही है गैल्वेनाइजेशन। एंड अनदर टर्म जो है ना वो पेंटिंग और कोटिंग, इसके साथ भी आप प्रिवेंट कर सकते हो। एंड जो कैथोडिक प्रोटेक्शन है, सो आप किसी भी मेटल का जो सरफेस है ना उसको आप कैथोड बना दो, सो वो ना जो मेटल है ना वो अंदर तक कोरोट नहीं होगा, ठीक है। सो ये कुछ मेथड्स है प्रिवेंट करने के लिए। सो ये था हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर। सो होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू क्लियर ऑल द कंसेप्ट्स। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। एंड है इसके साथ जो रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है ना, कि हम हमारे चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। सो आप न्यूमेरिकल्स को भी प्रैक्टिस करो इसके साथ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए एक इंस्टा क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर क्लास 12। क्लासेस विल गोइंग टू स्टार्ट वेरी सुन, जिसमें आपको मिलेगा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की मौका विथ योर एजुकेटर। लेक्चर्स विल बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर बोर्ड एग्जाम। इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना बोर्ड एग्जाम को और बेहतर बना सकते हो। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिंक को क्लिक करके बैच को आज ही एनरोल करें। मिलते हैं डेमो क्लास में।